कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान की अर्धवार्षिक परीक्षा जो कि 2 फरवरी को है, कल आपकी पेपर है। कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा, है ना, जो आपको कहा है कल आपका जो पेपर है ना, कल आपका क्या है, इसका पेपर है, अर्धवार्षिक परीक्षा का आपका क्या है, पेपर है। सामाजिक विज्ञान एक प्रकार का स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें आपको क्या क्या आने वाला है, इसमें आपको एक आएगा भारत के संसाधन, पहला है ना, भारत संसाधन फर्स्ट, भूगोल का चैप्टर 1 भारत के संसाधन एक आएगा, उसके बाद भारत के संसाधन 2, है ना, ये वाला चैप्टर आएगा आपका। उसके बाद फिर आपका प्राकृतिक आपदा एवं आपदा प्रबंधन, प्राकृतिक आपदा एवं आपदा प्रबंधन, ये आपका भूगोल का 6वां पाठ है। कौन सा पाठ है ये, 6वां पाठ है, ये यहां पर आपको आने वाला है। और उसके बाद मानचित्र पठन एवं अंकन, मानचित्र पठन एवं अंकन, ये आपका इकाई 5 यहां पर आपको आने वाला है। इतना आने के बाद फिर आपको आएगा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इतिहास का पहला पाठ 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी यहां पर आपको पूछा जाएगा। क्लियर। इसके बाद अगला यहां पर आपको आएगा भारत में राष्ट्रीय जागृति एवं संगठन, भारत में राष्ट्रीय जागृति एवं संगठन, बहुत सरल चीज है, जिसने साल भर से भी पढ़ाई नहीं करा है, अगर वो अब भी घर जाकर के तुरंत अगर पढ़ने के लिए बैठ जाएगा तो सामाजिक विज्ञान में आराम से वो 90 से ऊपर नंबर लेकर के आ सकता है। उसका कारण क्या है कि क्योंकि पिछले बार प्री बोर्ड में पूरा किताब आती थी, तुम लोग को कुछ नहीं आ रहा है, सिर्फ इतने से 6 to 5 आ रहा है। करना कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना है, लोड बिल्कुल लेने का काम नहीं है। सिंपल परीक्षा दिन आती है, या जिसके पास जो गाइड है वो गाइड से, जो कोई भी गाइड हो वो गाइड से। सामाजिक विज्ञान याद करने का तरीका सबसे शानदार, पहला इकाई है भारत के संसाधन, सिंपल उठा इकाई 1, लेकिन परीक्षा दिन में उसने क्या किया है, इकट्ठा मर्ज कर दिया है। परीक्षा दिन ने क्या कर दिया, इसको मर्ज कर दिया है। परीक्षा दिन ने क्या कर दिया, इसको मर्ज कर दिया है, मतलब जोड़ दिया है। क्या कर दिया है, हेलो, हाँ हाँ, कोचिंग तुम्हारी 5 से रहेगी, 4:30 5 से रहेगी। बहुत क्या 2 से करना पड़ेगा। देखो इसने क्या करा, मर्ज कर दिया है। तो देखो भारत के संसाधन 1 और भारत के संसाधन 2, इन दोनों को परीक्षा अध्ययन ने सिर्फ 1 इकाई में कर दिया। कितनी इकाई में कर दिया है, 1 इकाई। मतलब कि परीक्षा अध्ययन अगर तुम इकाई 1 पढ़ लोगे तो तुम्हारे दोनों के दोनों चैप्टर तुम्हारे तैयार करके हो जाएंगे। क्लियर। इसके बाद अगला तुम्हारा प्राकृतिक आपदा एवं आपदा प्रबंधन। तो आपदा प्रबंधन वाला जो इकाई 4 है, परीक्षा अध्ययन की इकाई 4 है ना, आपदा प्रबंधन वाली, इसमें से आपने इकट्ठा पूरा कवर कर दिया। अगला मानचित्र पठन एवं अंकन, मानचित्र पठन एवं अंकन इकाई 5 में इकट्ठा कर दिया है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम एवं भारत में जागृति, इसका इकाई 6 में उसने इकट्ठा कवर कर दिया है। क्लियर। मतलब कि तुमको परीक्षा अध्ययन से पढ़ोगे तो तुमको मात्र 4 इकाई पढ़ना है। परीक्षा अध्ययन से पढ़ोगे सिर्फ कितनी इकाई पढ़ना है, 4 इकाई। इकाई 1 पढ़ना है, इकाई 4 पढ़ना है, और इकाई 5 पढ़ना है, और इकाई 6 पढ़ना है। अब पढ़ने का तरीका कुछ नहीं करना है। मान चलो जैसे मैं क्या पढ़ रहा हूं, मैं एक इकाई कौन सी पढ़ रहा हूं, मैं इकाई 1 पढ़ रहा हूं। कौन सी पढ़ रहा हूं, मैं इकाई 1। भारत में संसाधन पढ़ रहा हूं, सिंपल याली इकाई पढ़ रहा हूं ना। सिंपल खोले गाइड, दिमाग शांत रखना, ठंडे दिमाग से 2 गिलास पानी पीना, है ना। क्लियर। और दिमाग ठंडा रखना और ठंडे रख करके बैठना। जैसे कि देखो पहला क्या है तुम्हारा क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन में सन डले हैं, जितने भी क्वेश्चन में क्या डाले हैं, सन वाले पूरे क्वेश्चन है, इनको 2 बार रीड करना है। जैसे कि देखो मैं पढ़ के बता रहा हूं, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, ये दोनों इकाई का है ना, भूगोल का पोर्शन है ना, भारत के संसाधन, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। मृदा अपरदन देखो, बहते हुए जल, हवा तथा जीव जंतुओं और मानव की क्रियाओं द्वारा भूपटल की ऊपरी उपजाऊ मिट्टी के परत के कट जाने, बह जाने, उड़कर अन्यत्र कहीं रूपांतरित हो जाने को मृदा का कटाव या मृदा अपरदन कहते हैं। आगे समझ में। अब मिट्टी है, पानी बहा तो देखे होंगे खेत की मेड़ कट जाती है, मृदा अपरदन हो जाती है। या हवा बहती है, हवा के द्वारा मिट्टी उड़कर कहीं और जगह चल जाती है। इस प्रकार जो मिट्टी का कटाव होता है उसको अपन के बोलते हैं मृदा अपरदन कहते हैं। पेपर में गए लिख करके आ गए, मिल गए नंबर, 2-3 बार पढ़ लिए। अगला मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हो। तो मिट्टी के अपरदन, देखो अच्छे सुन लो, ऐसा सुन लो कि तुमको यही याद हो जाए। क्या बोल रहे हैं यहां पर, ये मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हो। तो मिट्टी के अपरदन या क्षय को रोकना ही क्या कहलाता है, मृदा संरक्षण कहलाता है।
मिट्टी का जो अपर्दन हो रहा है, मिट्टी का जो कटाव हो रहा है, मिट्टी जो बह रही है, उसको अगर तुम रोक लोगे, उसको क्या बोलेंगे? मृदा संरक्षण। कैसे रोक सकते हैं? पेड़ लगाओ, पेड़ की जड़ मिट्टी को बांध के रखती है, तो मृदा का कटाव क्या हो जाएगा? तुम्हारा रुक जाएगा। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधन का विनाश हुआ है, इसलिए मृदा संरक्षण को 5 से रहेगा। अरे वो ग्रुप में वो डाल दिया मैंने, ज्यादा आ रही है तुम लोग को। भैया आकर रेपर लगा दूंगा, पूरी अकल ठिकाने जाएगी। हाँ पीछे बैठ के पढ़ सकते हो, मन में ना पढ़ लो ना, बैठ जाओ ना, बैठ जाओ ना, बैठ जाओ तो इनका भी सामाजिक ज्ञान तुमको समझ में जाएगा लिखना कैसे करके, है ना। अब देखो अगला क्या तुम्हारा, भूम जल पाने की स्रोत क्या है? भूम जल का मतलब होता है जमीन के नीचे वाला जल। कहां से निकालते हैं अपन? कुआं से निकालते हैं। भूम जल पाने की स्रोत क्या है? कुआं है, बागवानी, सिंचाई है, उद्योग है, इतनी सारी चीज है। क्लियर है? इसके बाद भारत में पाई जाने वाली मिट्टी के नाम कौन कौन सी होती? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थली मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। पढ़ लेते तुम्हारा पूरा, है ना। गुलाबी क्रांति क्या होती है? सन 2017 में आया है। गुलाबी क्रांति से आप क्या समझते हो? गुलाबी क्रांति हमारे देश में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन, है ना। और उस हरित क्रांति फसल उत्पादन। उसके बाद तुम्हारा गुलाबी क्रांति सेब हो गया, आम, केला, नारियल, काजू, अनानास, संतरा, नींबू, नाशपाती, आलूची, खजूरी, बादाम आदि को जो अधिक से अधिक मात्रा में जोर दिया जाना उत्पादन में, उसको अपन बोलते गुलाबी क्रांति। क्या बोलते? अब तुम्हारा यहां पर देखो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत वगैरह। तो करना क्या है, सुनो। सामाजिक विज्ञान में जो थ्योरिकल क्वेश्चन है ना, उसको एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो। समझ में आए तो ठीक, ना आए तो ठीक। क्या बोला मैंने? अखबार पढ़ते हो ना, जिनकी तैयारी नहीं उन लोग को बोल रहा हूं मैं। 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, ऑटोमेटिक तुम्हारे दिमाग में चढ़ गया वो। अब कोई क्वेश्चन जिसमें पॉइंट है तो उसकी मेन हेडिंग याद कर लो। क्या याद कर लो? मेन हेडिंग याद कर लो। अंडर की डिटेल 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, फिर अंडर की जो डिटेल होती है उसको 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, ऑटोमेटिक तुम्हारे ब्रेन में चढ़ जाएगी वो। सन वाले पूरे क्वेश्चन तुमने इस प्रकार से पढ़ लिए, पूरी तैयारी हो गई। अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन को याद कर लो, जितने विकल्प है पूरे विकल्प की एक बार रीडिंग कर लो। तो इतने से चैप्टर आ रहा है, तुम अगर 5 घंटे में तुम्हारे पूरी तैयार करके हो जाएगी। 24 घंटे में अखंड रामायण पढ़ के हो जाती है, तुम्हारी सामाजिक विज्ञान ही है। मात्र 5 घंटे में तुम्हारी तैयार करके हो जाएगी। करना कुछ नहीं है, एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार डेली पढ़ना है। समझ में आ रहा है? अब सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है, तुम पेपर में लिख के क्या आते हो। क्या मैटर करता है पेपर में तुम लिख करके क्या आते हो, तुमने कितनी पढ़ाई कर रहे हो, उस वो तो वैल्यू रखता है, लेकिन सबसे ज्यादा वैल्यू रखता है तुम पेपर में क्या लिख करके आते हो। सामाजिक विज्ञान का पेपर आता है बहुत बड़ा, टाइम पड़ जाता है बहुत कम से कम 30 से 35 पेज लिखना पड़ता है, किसी किसी कंडीशन में 40 पेज भी लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले जो तुम रीडिंग करके जाओगे ना, जैसी पेपर मिलेगा, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करना जो तुमने पढ़ करके गए हो, जो तुमको बिल्कुल कंटेक्स्ट से याद है। तो सबसे पहले राउंड में उन क्वेश्चन को खटाखट कर लेना। टाइम कम पड़ जाएगा, इधर उधर बातचीत करने चक्कर में बिल्कुल मत रहना। स्पीड से खट लिख लेना। लिख करके हो गया इतना, उसके बाद फिर जो क्वेश्चन को तुम मन से लिख सकते हो, जो क्वेश्चन को तुम कैसे लिख सकते हो, मन से लिख सकते हो, फिर उन क्वेश्चन को सोल्व करना बना करके। फिर सबसे आखिरी में ऐसे क्वेश्चन जो तुमने बिल्कुल याद करके नहीं गए, तो उसमें फेंका फाकी करके फिर नकल कुछ भी करके लिख करके आना। लेकिन एक भी क्वेश्चन पेपर में छोड़ करके मत आना। समझ में आ रहा है ना? एक भी छोड़ करके मत आना। और सामाजिक विज्ञान में ऐसा होता है कि अगर मिलता जुलता भी लिख के आ रहे हो ना, तो भी तुमको नंबर वहां पर मिल जाते हैं, लेकिन उसी से जुड़ा हुआ लिख करके आना है। लिख के कैसे आना है? उसी से जुड़ा हुआ लिख करके आना है। और सामाजिक विज्ञान इतना सरल सब्जेक्ट होता है, इतना सरल विषय होता है, अगर किसी इंसान ने मन से भी लिख करके आ गया ना, आराम से कम 50 से ज्यादा नंबर वो लेकर के आ ही सकता है, आराम से जाएगा। लेकिन लिखने का तरीका सही रहना चाहिए। लिखने का तरीका कैसा रहना चाहिए? सही रहना चाहिए। और आज तुम्हारे पास दिन भर है, उठाए अध्याय उठाए पूरे संसन वाले, एक क्वेश्चन 2 बार पढ़ लिए, 2 बार पढ़ लिए, 2 बार पढ़ लिए, एक क्वेश्चन 2 बार पढ़ लिए, 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 खटाखट संसन वाले। ये भैया 1 घंटा हुआ तुम्हारा, 1 यूनिट खत्म। 1 घंटे में 1 यूनिट खत्म, स्वाहा हो गया आज करके। अब क्या आ रहा है भैया? आपदा प्रबंधन वाला आ रहा है जी, आपदा प्रबंधन वाला पार्ट जी है
है आपदा प्रबंधन 12 पार्ट निकाले, आपदा प्रबंधन 12 पार्ट अपन ने खटाक से। ऑब्जेक्टिव पूरे, ऑब्जेक्टिव क्या करना, पेपर जितने बजे तुम्हारा पेपर होगा ना, पेपर तुम्हारा पेपर कितने बजे से है, कल 12 बजे से है ना, तो पेपर शुरू होने के 2 घंटे पहले, क्या बोला मैंने, पेपर शुरू होने के 2 घंटे पहले या 3 घंटे पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ के आना। उससे क्या होगा, तो तुम तुरंत कैलेंडर में ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे ना, पेपर में तुमको तुरंत याद आ जाएंगे। वो आज याद करो, कल भूल सकते हो, लेकिन कल तुरंत 2 घंटे पहले याद करना। क्लियर। और इसके साथ साथ जिस दिन तुम्हारा पेपर रहेगा उस दिन पूरे एक रीडिंग कर लेना। सुबह उठना कितने बजे, हाँ बैठो ना, सुबह कितने बजे उठना है तुम लोग को उठना है सुबह 6 बजे। सुबह कितने बजे उठना है, सुबह 6 बजे उठे, 5 बजे उठ गए, 4 बजे उठ गए, कुछ नहीं करना, आज एक बार पूरा खत्म कर लो, आज दिन भर में पूरा एक बार खत्म कर लो। सुबह उठ जाओ 5 बजे, 4 बजे, फिर 6 बजे, है ना, 5 बजे, 4 बजे, 6 बजे उठ जाओ और एक बार पढ़ करके पूरी रीडिंग कर लो। क्या कर लो, एक बार पढ़ करके पूरी की पूरी क्या कर लो, रीडिंग कर लो। इतनी तैयारी कर लिए, क्या बोला मैंने, सबसे पहले क्या करना है, सबसे जितने अध्याय तुम लोग को आ रहे हैं ना, जितने भी अध्याय आ रहे हैं, मान चलो एक क्वेश्चन तुम्हारा अच्छा 1 पेज का है, सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन कितने पेज का है, अच्छा 1 पेज का है, घबराना बिल्कुल नहीं है। 1 पेज का है ना, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। उठाए अपन एक तरफ से, अखबार पढ़ते हो उसी प्रकार एक बार रीडिंग कर लेना है। क्या कर लेना है, एक बार रीडिंग कर सकते हो ना, एक बार पढ़ ली, एक बार रीडिंग कर लेना है। एक बार रीडिंग करके हो गई, फिर एक बार फिर से रीडिंग कर लेना है। कितने बार रीडिंग कर लिए, फिर तीसरी बार फिर से रीडिंग कर लेना। अरे तुम 200 शब्द पढ़ोगे, कम से कम 50 शब्द तो याद रहेंगे दिमाग में। जब कल पेपर में लिखोगे ना तो 25 शब्द शुरू में सही से लिख देना और 25 लास्ट के सही से लिख देना और बीच में थोड़ा मन से लिख देना। चेक करने वाला 5 नंबर देगा, कम से कम 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर तो देगा। समझ में आ रहा है ना, लिख सकते हो। कोई क्वेश्चन ज्यादा बड़ा आ गया है ना, सुनो हल्ला नहीं, कुछ क्वेश्चन अगर ज्यादा बड़ा आ गया है ना, तुम पॉइंट याद कर लेना। क्या याद कर लेना, पॉइंट याद कर लेना। और जब पॉइंट याद करके हो जाएंगे तो अंदर की डिटेल को 2-2, 3-3 बार रीड कर लेना। उसको आप लोग मन से भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, मन से भी कर सकते हो। क्लियर है। बस सामाजिक विज्ञान स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना, 9वीं 10वीं सब लोग ध्यान देंगे। सामाजिक विज्ञान में कोशिश ये करना कि कम से कम 90 से ज्यादा नंबर मिले, आराम से मिल जाएंगे। सामाजिक विज्ञान में सबसे ज्यादा मैटर करता है शब्द सीमा। शब्द सीमा समझ में आ रहा है ना, क्या बोला मैंने, शब्द सीमा। क्लियर। तो शब्द सीमा में क्या करना है, दांत झड़ा दूंगा भैया, पगला ही नहीं, पेपर है कल, है ना। शब्द सीमा में क्या करना है, कोई क्वेश्चन मान लो तुम्हारा 2 नंबर का आया है, 30 शब्द लिखना है, तो 2 से 3 लाइन लिख दो। क्या लिख दो, 2 से 3 लाइन लिख दो। 4 नंबर वाला क्वेश्चन आया है, 75 शब्द में लिखना है उसका आंसर, तो उसके लिए बढ़ा चढ़ा करके 4 से 5 लाइन लिखो। क्लियर है। 5 नंबर में कोई क्वेश्चन आया है तो पूरा 1 पेज में लिखो। ऐसा हाथ चलना चाहिए पानी टाइप, जितना तेज दिमाग चले ना चले, लेकिन हाथ दिमाग से तेज चलना चाहिए। कुछ भी लिखना लेकिन लिख के आना है, काफी भर के आना है। सामाजिक विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान में बता रहा हूं, कई लोग देखा मैंने, कई लोग ने सामाजिक विज्ञान में पूरी गाइड याद कर ली, 100% पूरी गाइड याद करके चले गए, पूरी तैयारी कर डाले, लेकिन पेपर में नंबर कितने आए मालूम है, 50 नंबर आए। कितने नंबर आए। और हमरे से कई लोग पेपर के 1 दिन पहले पढ़े। कब पढ़े, पेपर के 1 दिन पहले पढ़े, और कितने नंबर लाए, 90-95 नंबर लेकर के आए। कारण क्या था इसका, लिखने का तरीका सही होना। समाज है ना, आपने कितना पढ़े हो वो मायने नहीं रखता, बल्कि आप कितना लिख करके आ रहे हो वो मैटर करता है। कौन से विषय, विज्ञान में नहीं बोल रहा हूं, सामाजिक विज्ञान में बात कर रहा हूं मैं, है ना। किसकी बात कर रहा हूं, सामाजिक विज्ञान। रानी लक्ष्मीबाई पर टिप्पणी लिखने के लिए आ गई। रानी लक्ष्मीबाई का तुमने पोर्शन पढ़ लिया, अच्छा लिख करके आ गए, बिल्कुल झंझना के 1 पेज का लिख करके आ गए। आ रहा है ना समझ में। लिखो, जितना लिख सकते हो उतना लिख करके आओ। सामाजिक विज्ञान में भले तुम्हारा हाथ दर्द करने लग जाए, हाथ टूट करके गिर जाए, उसकी चिंता मत कर, लेकिन बस लिखते चलना चाहिए। पेपर में हाथ चलना चाहिए। समझ में आ रहा है ना, पेपर में क्या चलना चाहिए, हाथ चलना चाहिए। 30 पेज 35 पेज अच्छा लिख करके आओ, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। देखो आपदा प्रबंधन यहां पर आपको आ रहा है। आपदा से क्या तात्पर्य होता है, आपदा का मतलब यहां पर जो होता है, आपदा 2 प्रकार की होती है। आपदा का मतलब होता है विपत्ति। कुछ आपदा ऐसी होती है जो मानव द्वारा निर्मित होती है, और कुछ होती है प्राकृतिक। जैसे भूकंप आ गया, बहुत सारी क्षति हो जाएगी, तो भूकंप कौन सी आपदा है, भूकंप प्राकृतिक आपदा है। ज्वालामुखी फट गया, क्या फट गया, ज्वालामुखी फट गया। ज्वालामुखी समझता है ना, पृथ्वी जो होती है
पृथ्वी के बीच में जो लावा रहता है वो लावा मतलब कि धातु वगैरह क्या होती है वहां पर पिघली हुई अवस्था में घूमते रहती है। ज्वालामुखी फट जाता है मतलब वहां से लावा निकलता है और बौछार उड़ जाती है और इंसान जल भुंज के राख हो जाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी का फटना कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? ज्वालामुखी का फटना कहते हैं। क्लियर? ज्वालामुखी फट गया तो ये प्राकृतिक आपदाएं होती है। कहीं पर बहुत भीषण जंगल में आग लग गई और मानव निर्मित आपदा जैसे कि क्या होती है? सड़क दुर्घटना हो गई, मानव निर्मित आपदा। वेरी गुड। बहुत सारी होती है। भूकंप, आतंकवाद। आतंकवाद किसके द्वारा है? मानव निर्मित है। नाभिकीय संकट, नाभिकीय संकट भी किसके द्वारा निर्मित है? मानव निर्मित आपदा है। क्लियर? सूखा किसको बोलते हैं? जहां पर पानी बिल्कुल न गिरे। क्वेश्चन आया सन 2011 में भी आया, 18 में भी आया है। सूखा किसको बोलते हैं? सूखा देखो, सूखा एक प्रमुख आपदा है, मानवीय चिंता का प्रमुख विषय रहा है। हमारे राष्ट्र में बहुत कम ऐसे क्षेत्र हैं जो सूखे की समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है। ये बिल्कुल देखो, इनको क्या करना है? 2-2, 3-3 बार रीड कर लेना है ना? इस प्रकार से कर लोगे। तुम्हारा इतिहास वाला जो पोर्शन है, अब थोड़ा सा इतिहास समझ लो। एक क्वेश्चन आता है तुम लोग को, बंगाल विभाजन के पीछे ब्रिटिश शासन के क्या उद्देश्य थे? मोस्ट इंपोर्टेंट। जो हमारा भारत देश है, जो हमारा भारत देश है और बंगाल एक खट्टा प्रांत था, तो अंग्रेज लोग ने क्या चाल चले? अंग्रेजों ने ये चाल चले कि अंग्रेजों ने इसको 2 भागों में तोड़ दिए ताकि यहां पर क्या डल जाए? फूट डल जाए। इस एरिया में हिंदू ज्यादा थे, इस एरिया में मुसलमान ज्यादा थे, तो दोनों को लड़वाने के उद्देश्य थे अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई और हिंदू मुसलमान में दंगे करवा दिए, है ना? और बंगाल का क्या कर दिया उन लोगों ने? विभाजन कर दिए। क्या कर दिया? बंगाल का विभाजन कर दिए और ये जो था आज बांग्लादेश बन गया। क्या बन गया? तो पाकिस्तान अलग देश है ना, उसी प्रकार से क्या बन गया? बांग्लादेश बन गया। तो बंगाल का विभाजन अंग्रेजों ने क्यों करे? उनके पीछे उनकी क्या चाल थी अंग्रेजों की? तो देखो, ब्रिटिश सरकार के अनुसार बंगाल विभाजन का उद्देश्य बंगाल के प्रशासन को सुधारना था। अंग्रेज लोग ने क्या बोले? अंग्रेज लोग ने बोले कि भैया हमको यहाँ का प्रशासन सुधारना है, इसको 2 भागों में तोड़ देंगे और जहां पर अलग सेना लगा देंगे और जहां पर अलग अलग सेना लगा देंगे, है ना? ताकि यहाँ के शासन में क्या कर सके? सुधार कर सके, है ना? अतः समुचित संचालन के लिए उसका विभाजन करना क्या था? बहुत ज्यादा आवश्यक था। क्लियर है? बंग भंग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, मुस्लिम लीग, रोलेट एक्ट क्या था? साइमन कमीशन कब आया? सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये पूरा आंदोलन, आजाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अलग अपनी फौज खड़ी कर ली। बोले कि ये महात्मा गांधी जी के बोल रहे थे, महात्मा गांधी जी बोल रहे थे कि हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हाथ पैर नहीं चलाएंगे, हम शांति से बोलेंगे भैया अंग्रेज देश छोड़ के चल जाओ, है ना? लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने क्या बोले? ये अंग्रेज लोग ऐसे नहीं मानने वाले, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सुभाष चंद्र बोस कहां चल गए मालूम है? जापान चल गए और जापान में हिटलर के साथ समझौता करके आ गए और खुद की एक आजाद हिंद फौज खड़ी कर लिए। बोले कि मैं फौज बनाऊंगा और फिर देश के अंदर जाऊंगा और पूरा अंग्रेज लोग को उखाड़ के फेंक दूंगा। पढ़ के देखना, बहुत मजा आएगा तुम लोग को, है ना? है ना? कई बार आया है ये क्वेश्चन, कई बार यहां पर आया है। क्लियर? इसको कई बार पढ़ना। इसको स्वाधीनता अधिनियम क्या है? क्रांतिकारियों के बारे में आप क्या जानते हैं? क्रांतिकारी भगत सिंह, आजाद, राजगुरु, सुखदेव, है ना? भगत सिंह 21 साल का नौजवान, है ना कि नहीं, है ना? उसको उसके घर वाले ने बोले कि बेटा शादी कर ले करके, उनने बोला कि मैंने अपना ये शरीर देश के नाम कर दिया हूं, मातृभूमि के नाम कर दिया हूं, एक छोटे से कारण के लिए मैं किसी लड़की को शादी नहीं करूंगा। क्लियर? और जब तुम्हारे सामने अगर मौत सामने रहेगी तुम्हारी, तुम डर जाओगे, तुम्हारे सामने मौत आएगी तुम डर जाओगे। लेकिन वो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए, किनके लिए? भारत देशवासियों के लिए। तब जाकर के भारत देश के लोगों को क्या मिली? स्वाधीनता मिली, आजादी मिली। झंडा सत्याग्रह हो गया, ये बहुत सारी चीज है। इतना सा पढ़ना है आराम से, बिल्कुल 100 में से 100 नंबर जाएंगे सामाजिक विज्ञान में। बहुत कम सिलेबस है आप लोग का, इतना कम सिलेबस है, सही तरीके से तैयारी कर लो कि बिल्कुल 100 में से 100 नंबर मिल जाएंगे। कितने नंबर मिल जाएंगे? 100 में से 100 नंबर। क्लियर है? इतनी सी यूनिट 11 क्वेश्चन है, 11-12 क्वेश्चन, इससे पढ़ लोगे पूरे नंबर मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना। अब मैं आप लोग को अब जो मुझे पढ़ाना मैं वो पढ़ा देता हूं। मैं मानचित्र पढ़ा देता हूं आपको।
मानचित्र में आप लोग को ऋण चिन्ह बनाने के लिए आते हैं। क्या आते हैं? डस्टर कहाँ है? देखो ऋण चिन्ह है ना, पहला पेपर में आपको तो नक्शा मिलेगा और नक्शा आपको भरने के लिए बोलेगा। 9वीं वाले को बोलेगा, 10वीं वाले को बोलेगा, सब लोग को बोलता है नक्शा भरने के लिए। क्लियर? और अथवा में आते हैं ऋण चिन्ह। तो ऋण चिन्ह समझ लो, शांत, शांत, शांत का चिन्ह ऐसा बनता है, ये लेना है पार देना, बन गया शांत का चिन्ह। क्लियर? इतना सा बनाना, 1 नंबर मिल जाएगा। एक गोल और बीच में एक बिंदु। क्लियर? अगला होता है ललित वायु। अगला क्या है? ललित वायु। ये हो गया आपकी ललित वायु, ऐसी बनाना। क्लियर? ललित वायु। अगला होता है मंद समीर। मंद समीर। मंद समीर के लिए क्या बनेगा? ये तीर का निशान और थोड़ा कॉन्टेम बनेगा, मंद समीर। क्लियर? धीर समीर। इसको बना के देख लो, अभी 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 लिखोगे तुम्हारा, अभी तैयार हो जाएगा तुम्हारा, है समझते हो लिखो, है ना। धीर, धीर समीर। एक तीर का निशान बनाओ, एक बड़ा और एक छोटा, ये होगा तुम्हारा धीर समीर। अगला, अगला तुम्हारा अल्प बल, अल्प बल समीर। अल्प बल समीर, ये तीर का निशान रहेगा, दोनों ही बराबर रहेंगे अल्प बल में। क्लियर? उसके बाद अगला आता है सबल समीर। सबल समीर का मतलब होता है वायु, मौसम के बारे में पढ़ रहे हो ना। सबल समीर, सबल समीर में आ गए, ये भी उतनी बड़ी, ये भी उतनी बड़ी और छोटी सी रहेगी जय। अगला आएगा प्रबल समीर। प्रबल समीर, ये भी बड़ा, ये भी बड़ा और ये भी बड़ा, ये हो गया आपका प्रबल समीर। क्लियर है? क्या हो गया आपका प्रबल समीर, यहां पर आपका ये हो गया। बन जाएगा। देखो सबसे पहले होता है वायु शांत है, वायु हवा बिल्कुल नहीं बह रही है, मतलब पगलाई मत बताओ ज्यादा, है ना, शांत हो गया ना। अब ललित वायु, ललित वायु का मतलब होता है मीठी मीठी हवा चल रही है। कैसी हवा चल रही है? मीठी मीठी हवा। तो ये हो गई तुम्हारी ललित वायु। क्या हो गई? ललित वायु हो गई, ललित वायु। अब मंद समीर। मंद समीर मतलब कि हवा हल्की सी मंद मंद बह रही है, मंद मंद हवा चल रही है। तो ये निशान लेना है और ये पार लेना है, ये बन गया मंद समीर। बाहर चल जाओ, पगला मत बताओ। तो ध्यान, ध्यान कहाँ देना है? यहाँ देना है, कहाँ देना है? आ जाओ। ये होगा तुम्हारा क्या? मंद समीर हो गया, मंद समीर। अगला तुम्हारा धीर समीर। धीर समीर में क्या करना है? ये तीर का निशान रहेगा, एक बड़ी रहेगी और एक छोटी। अब इससे तेज हो जाएगा अल्प बल समीर, हल्की सी हवा और तेज हो गई, तो ये इस प्रकार से बनाना है। क्लियर? अगला हो जाएगा सबल समीर, तो 2 डंडी और एक छोटी सी डंडी। अगला प्रबल समीर, सबसे तेज हवा, उसको बोलेंगे तीर का निशान, और यहाँ पर कितनी डंडी रहेगी? यहाँ पर 3 डंडी यहाँ पर आपकी रहेगी। क्लियर है? ऐसा रहेगा। अगला आप लोग को यहाँ पर नक्शे के बारे में आता है। नक्शा बनाने के लिए नक्शा भरना सीखो, 9वीं 10वीं दोनों के लिए। क्लियर? लेकिन मेन 10वीं की गाइड का है। हो गया? अब नक्शा सीख लो, 10 नंबर तुम्हारे ही बना दे रहा हूं मैं, पूरे फोकस से समझो। आप लोगों का नक्शा आएगा, देखो सबसे पहले यहां पर आपको दर्शाने के लिए आएगा कच्छ का रण। कच्छ का रण कहां पे है? पेपर में आएगा, नक्शा में दर्शाइए कच्छ का रण कहां पे है। तो कच्छ का रण यहां पर रहेगा, ये कच्छ का रण हो गया। ये क्या होगा? कच्छ का, याद कर लो बिल्कुल, क्या है ये? कच्छ का रण। ये क्या है? कच्छ का, कच्छ का रण। क्लियर? कच्छ का रण। अगला है कर्क रेखा।
कर्क रेखा ऐसा गुजरती है, कर्क रेखा। क्लियर? अगला है तुम्हारा भाखड़ा नागल बांध। क्या है? भाखड़ा नागल बांध। क्या है? भाखड़ा नागल बांध। अगला क्या है तुम्हारा? भाखड़ा नागल बांध। अबे गंवार लोग, एक तो आज पेपर में कुछ करने करके आए नहीं होंगे तुम लोग ने, है ना? ये कंडीशन में नहीं कि पास हो पाओ तुम लोग, और जहां समझने की तो पगलाई बता रहे हो, खुद भी निपटोगे दूसरों को भी निपटाओगे। पढ़ लो कम से कम, क्या पगलाई लगा के रखो, बिल्कुल समझ लो ना, यहाँ पेपर में आएगा ना। भाखड़ा नागल बांध। अगला क्या है तुम्हारा? भाखड़ा नागल बांध है। क्लियर? भाखड़ा नागल बांध। देखो, आनंद अहमदाबाद दुग्ध पाइपलाइन। अगली क्या है? आनंद अहमदाबाद दुग्ध पाइपलाइन। जी है, ये क्या है तुम्हारी? आनंद अहमदाबाद दुग्ध पाइपलाइन है। क्लियर? अगली तुम्हारी हजीरा जमशेदपुर गैस पाइपलाइन। तो हजीरा आपका यहां पड़ता है, हजीरा जमशेदपुर, हजीरा जमशेदपुर गैस पाइपलाइन। ये गैस की एक पाइपलाइन बिछी हुई, कहां से कहां तक? हजीरा जमशेदपुर तक। हजीरा जमशेदपुर गैस पाइपलाइन क्या बिछी हुई है? हजीरा जमशेदपुर क्या बिछी हुई है? गैस पाइपलाइन बिछी हुई है। अगला, आनंद अहमदाबाद दुग्ध पाइपलाइन, यहां से लेकर यहां तक बिछी हुई। क्लियर? आनंद अहमदाबाद दुग्ध पाइपलाइन आपकी यहां से लेकर यहां तक बिछी हुई है। अगला, शीतकालीन वर्षा क्षेत्र। अगला क्या बोल रहे हैं यहां पर आपका? शीतकालीन वर्षा क्षेत्र। यहां से दर्शाना है आप लोग को, ये इस प्रकार से, ये ऐसा देश पाठ देना, शीतकालीन वर्षा क्षेत्र। ये क्या हो गया आप लोग का? शीतकालीन वर्षा क्षेत्र हो गया है। क्लियर? ये इस प्रकार से। अगला यहां पर आपको देखिए, जूट उत्पादक क्षेत्र। जूट क्या होता है? जूट एक प्रकार की एक फसल लगती है, वो मतलब जूट होता है, उसकी रस्सी वगैरह बनती है, जूट की रस्सी वगैरह ना, ये जूट होता है। जूट उत्पादन क्षेत्र कौन सा है यहां पर आपका? तो ऐसे दर्शाना, देखो जूट उत्पादन है, ऐसा ऐसा पार देना, गोला 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 गोला, ऐसा ऐसा, ये जूट उत्पादन क्षेत्र हो गया आपका। क्लियर? और यहां दर्शाना, ये क्या है आपका? ऐसा दर्शाना पड़ेगा नक्शा में, ये आपका जूट उत्पादक क्षेत्र, जूट उत्पादक क्षेत्र। ये हो गया आपका क्या? जूट उत्पादक क्षेत्र हो गया। क्या हो गया? जूट उत्पादक क्षेत्र। इस प्रकार से यहां पर आपको बनाना है। अगला यहां पर आपको गन्ना उत्पादक क्षेत्र। अगला क्या है यहां पर आपका? गन्ना उत्पादक क्षेत्र। तो यहां पर है, गन्ना यहां पर अधिक मात्रा में उगता है, ये गन्ना। क्लियर? फिर यहां पर दर्शाना ऐसा करके, ये ऐसा ऐसा करके, और लिखना गन्ना उत्पादक क्षेत्र। क्या लिखना? गन्ना उत्पादक क्षेत्र, गन्ना उत्पादक क्षेत्र। अगला है काली मिट्टी का क्षेत्र या कपास उत्पादक क्षेत्र। तो कपास उत्पादक क्षेत्र कहां पर है? इतने एरिया में, यहां क्रॉस करके दर्शा दिया अपन ने। कपास उत्पादक, कुछ भी बना सकते हो आप लोग। कपास उत्पादक क्षेत्र क्या है? ये कपास उत्पादक क्षेत्र, ये इस प्रकार से। ठीक है, आपको कपास उत्पादक क्षेत्र है। क्या है आपका? ये कपास उत्पादक क्षेत्र है। क्लियर है? अगला है आप लोग का रबड़ उत्पादक क्षेत्र। रबड़ का बताना है, तो यहां पर आर बना दो। रबड़, इतने एरिया में रबड़ उगाई जाती है। क्यों उगाई जाती है? रबड़ कैसे बनती है? रबड़ उत्पादक क्षेत्र, रबड़ बनती कैसी? आपकी एक पेड़ होता है, उस पेड़ से गोंद निकलती है, व्हाइट कलर का एक बिल्कुल दूध वाला पेड़ रहता है, उससे फिर उसको पकाते हो, पका करके आप लोगों को क्या बनती है? रबड़ बनती है। इस प्रकार से आपका यहां पर ये रहेगा। तो 10वीं वाले बारीकी से सुन लो, सिलेबस बहुत कम है, अभी तक अपन लोगों ने कुछ पढ़ाई नहीं करे, वो सब बात भूल जाओ, लेकिन अब आज पढ़ लो ढंग से, और कल पेपर में बिल्कुल 100 में से 100 नंबर लेकर के आना है। कितने नंबर लाना है? तुरंत जाओ और तुरंत अभी जाके पढ़ने के लिए बैठ जाओ, पूरा दिन भर है, और मैं लिख करके दे रहा हूं आप लोग को। भले आप लोग ने अभी कुछ भी तैयारी नहीं करो ना, अभी आपके पास इतना समय है कि आप अभी भी तैयारी करोगे, पूरे में पूरे नंबर आपके जाएंगे। और बच्ची सामाजिक विज्ञान आज रात भर यूट्यूब में बिल्कुल पूरी गाइड पढ़ा के रख दूंगा मैं, पूरी परीक्षा दिन क्या करूंगा, यूट्यूब पर पूरी पढ़ा दूंगा मैं। क्लियर? ठीक, 10वीं वाले जाओ, हो ना।